चलिए आप लोगों को आइसोमरिज्म हो गया, ठीक है। लास्ट में क्या बताया था, इरिथ्रोथ्रियो, वो भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आइसोमरिज्म में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी डिस्कस कर लिया हम लोग ने, लास्ट में कई पॉइंट डिस्कस कर लिए ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और क्या डिस्कस किया था, फिशर को न्यूमैन में, न्यूमैन को फिशर में, ये सब चीजें सीख लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, फॉस्टर के तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। फॉस्टर या फॉस्टर प्लस में वो आपके अटेम्प्ट के ऊपर है, अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखा जाए तो हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक टॉपिक खाली बचा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन। वैसे तो जीओसी में पढ़ा जाता है, लेकिन हम लोग एल्केन पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ लेंगे आगे, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोग एल्केन की बात करते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n+2। और क्या नाम है एल्केन्स के, पैराफिन। पैराफिन क्यों, लेस रिएक्टिव, बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव। व्हाई लेस रिएक्टिव, व्हाई एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि एज सच कोई फंक्शनल ग्रुप एल्केन में नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो लो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसलिए रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आनी चाहिए, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.5 और हाइड्रोजन की क्या है 2.1, लिखते चलिएगा भाई, ठीक है। हालांकि डिफरेंस तो दिख रहा है, यहाँ डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, लेकिन ये इस तरीके से अलाइन किए रहते हैं कि नेट डाइपोल 0 होगा, ये समझ में आ रही है, नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल नहीं होते, ये नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, कौन कौन से आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। CnH2n+2 का फॉर्मूला, टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो क्या ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, फंक्शनल नहीं, ठीक है। फंक्शनल नहीं, चेन हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन भी हो जाएगा, चेन पोजीशन। रिंग चेन नहीं हो पाएगा, साइकिल नहीं बना पाएंगे, टॉटोमरिज्म नहीं हो पाएगा, मेटामरिज्म नहीं हो पाएगा, तो ये सब नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल भी नहीं हो पाएगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। कायरस सेंटर तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी हो जाएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से डिफरेंट कन्फर्मेशन बन सकते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या होगा, एक डाल लीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग फास्ट लिखिएगा, ठीक है। हम लिखेंगे फिर तुरंत मिटा देंगे, आप लोग तेजी से लिखिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन और एल्काइन से। सेकेंड फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तीसरा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी हैं, तो उनको मिसलेनियस रिएक्शंस में, ठीक है, मिसलेनियस रिएक्शंस में देखा जाएगा। तो फ्रॉम एल्कीन एल्काइन, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सम मिसलेनियस रिएक्शंस। हेडिंग डाली, फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन, फ्रॉम एल्कीन ऑब्लिक एल्काइन, जो फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन,
ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है, अगर आप करते हैं तो इधर आपका एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, ठीक है, आप इसका H2 से रिएक्शन करा रहे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट तो प्लेटिनम पैलेडियम या निकल कैटलिस्ट, ठीक है, इसको और क्लियरली लिखा जाए, कैटलिस्ट मेटल सरफेस होता है बेसिकली, H2 से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में आपका ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिनम या आपका पैलेडियम। ट्रांजिशन मेटल्स लिए जाते हैं, प्लेटिनम पैलेडियम या निकल, ठीक है, और निकल भी यहाँ एक नाम आएगा रैनी निकल, RANEY, रैनी निकल, ठीक है, ये रिएक्शन आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, ठीक है, या आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो सिर्फ निकल लिखा रहेगा और 473 to 573 केल्विन, ठीक है, और इधर आपका एल्केन मिल जाएगा। प्लेटिनम पैलेडियम या रैनी निकल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सिर्फ निकल रहेगा तो एलिवेटेड टेम्परेचर। ये जो सिर्फ निकल के साथ रिएक्शन है एलिवेटेड टेम्परेचर पे, इसको एक नाम दिया जाता है सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन। सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन, तो कल एक बार सवाल पूछा गया है सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है, तो निकल होता है, ठीक है, और कुछ नई जानकारी करनी है। अच्छा, रैनी निकल क्या है इसको समझा जाए, ठीक है, तो रैनी निकल और सिर्फ निकल में अंतर क्या है? वैसे तो अंतर है, ठीक है, लेकिन हम लोग को उतनी जानकारी नहीं करनी, बस इतना समझिए रैनी निकल में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल निकल। तो कुछ लोग बोलते हैं पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसको कुछ लोग एक नाम देते हैं स्पॉन्जी निकल भी बोला जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है, या कहीं कहीं लोग पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल बोलते हैं, या एक्चुअल बात करें तो ये निकल एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, निकल एल्यूमिनियम एलॉय, निकल एल्यूमिनियम एलॉय होता है, ठीक है, थ्रू सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है स्पेशल फॉर्म ऑफ निकल, तो उसी को रैनी निकल बोलते हैं। स्पॉन्जी निकल या निकल एल्यूमिनियम एलॉय, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लिखें, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एल्कीन लीजिए चाहे एल्काइन लीजिए, सपोज एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं H2 से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन हो रहा है, और आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो गया। अच्छा, इसमें और क्या खास बात है कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पाई बॉन्ड टूटा है और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसीलिए ओवरऑल डेल्टा H इसका क्या होता है, निगेटिव होता है, डेल्टा H निगेटिव, यानी ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक, ठीक है, और एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी फाइनल बात ये हो गई, हाइड्रोजनेशन इज exothermic process and energy released is called heat of hydrogenation,
ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मान लीजिए इसको हम H से इंडिकेट कर दें, तो ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये पढ़ाया है जीओसी। किसके प्रोपोर्शनल? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं और क्वेश्चंस आप यहाँ रिवाइज कर लेंगे, आपका होमवर्क रहेगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहले सीधे सीधे देखेंगे ऑप्शंस में, पाई बॉन्ड जिसके पास ज्यादा है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, और फॉर सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो यहाँ हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क है? जीओसी में हमने स्टेबिलिटी एल्कीन के कंपेयर किया है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात किया है। समझ में आई बात? क्वेश्चन ढेर सारे आपने किए हैं इसमें, तो उन्हीं को रिवाइज कर लीजिएगा। भाई स्टेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? कंजुगेटेड सिस्टम है कि एरोमेटिक सिस्टम है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन सब काउंट करना सिखाया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कर लीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग खाली करेंगे इसमें, जैसे हमने बोला हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर हम एक सवाल आपसे पूछें, इसको लिखिएगा नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको भी लिखिएगा नहीं, बस खाली सुनिए। इसमें अगर आपसे फर्स्ट और सेकंड में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा है पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे फर्स्ट का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकंड वाले से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका, ये आपका X हो गया, ये आपका Y हो गया, तो ये आपका ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, और सवाल अगर पूछें कि भाई पर पाई बॉन्ड, या इसको ऐसे समझने की कोशिश किया जाए, सपोज यहाँ आपका एनर्जी जो रिलीज हुई है वो आपकी X रिलीज हुई है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? 2X रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका X हो गया, तो ये आपका 2X, लेकिन माइनस रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वो स्टेबल होगा उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है उतना आपका कम हो जाएगा। ये सब चीजें एक्सप्लेन किया है डिटेल में ग्राफ के थ्रू, उसको समझ लीजिएगा, इसलिए होमवर्क दिया। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फिर से समझने की कोशिश किया जाए, 2 पाई बॉन्ड है, ओवरऑल ये डोमिनेट करेगा, और इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो 2X माइनस रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन एक बात और समझिए, 2X में से कुछ घटा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि ये ज्यादा होगा इससे। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जिस फैक्टर से आप घटा रहे हैं बहुत कम होगा। भाई ये बहुत कम फैक्टर से आप घटा रहे होंगे, तभी आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि 2X माइनस रेजोनेंस एनर्जी इज ग्रेटर देन X। ठीक है, तो क्यों आप कह पा रहे हैं कि रेजोनेंस एनर्जी कम है? इसका मतलब रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। भाई रेजोनेंस एनर्जी कम होने का मतलब कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रेजोनेंस की। तो आपको पता है इसमें अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस हुआ नहीं, तो रेजोनेंस एनर्जी की ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कम आने जा रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, उसको वैल्यू के थ्रू अभी देखा जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग इस बात का ध्यान भी नहीं देते हैं। हम लोग सीधे सीधे क्या कहते हैं, इसमें X, इसमें डबल हो जाएगा, उससे थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये डोमिनेट तो करेगा। 2 पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड पे डोमिनेट करने जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए पर पाई बॉन्ड पूछा जाए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर दीजिए, अब कौन ज्यादा हो जाएगा? तो अब नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई रेजोनेंस एनर्जी से आपने घटाया था। ठीक है, तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे कह सकते हैं इसका 1 पाई बॉन्ड और इसका 1 पाई बॉन्ड उठाया तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस के फैक्टर से स्टेबलाइज हो चुका है, और अगर ये स्टेबलाइज हो चुका है तो पर पाई बॉन्ड एनर्जी कम रिलीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। 2 पाई बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, 1 है कम एनर्जी रिलीज करेगा। पर पाई बॉन्ड ये ज्यादा करेगा क्योंकि इसका पाई बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्लियर है फैक्टर? और रेजोनेंस एनर्जी घटा रहे हैं, उसका ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी एक्चुअल में काफी कम होगी। ठीक है, तो इसके साथ, इतना डिस्कशन के साथ आप रिवाइज कर लीजिएगा चीजों को। ठीक है, जो हम लोग को क्वेश्चन करना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तुरंत देखने पे क्या लगेगा, तुरंत देखने में लगेगा 3 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन फिर से समझा जाए कि यहाँ अगर x हुआ, यह आपका क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 2x माइनस रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, इसको डैश कर लिया, और यहाँ 3x माइनस रेजोनेंस एनर्जी डैश, ऐसा कर लिया, सॉरी ये रेजोनेंस एनर्जी कर लिया या 1 2 कर लिया, ठीक है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली बेंजीन की काफी ज्यादा होती है, 152 किलोजूल पर मोल या 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन जरा देखा जाए, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या कह रहा है यहाँ, याद नहीं रखना है, 28.6 57.2 माइनस 1.8 और ये आपका 85.8 माइनस 36 इज रेजोनेंस एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आपका 49.8 किलो कैलोरी पर मोल, 55.4 और 28.6। यानी हमारा आंसर शायद चेंज कर गया, आंसर सबसे ज्यादा किसका हो गया, सेकंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। एक पॉइंट अगर दिमाग में रखना है तो बेंजीन का केस दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिग्निफिकेंस नहीं वैल्यूज का, बस हम ये बताना चाह रहे हैं बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, इसलिए आप 100% श्योरिटी से नहीं बोल सकते थे 3x माइनस रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ एक और चीज देखिए, रेजोनेंस एनर्जी कितना है, 1.8 किलो कैलोरी पर मोल, काफी कम। जो आप पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ डबल बॉन्ड प्लस माइनस आया, तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होनी भी नहीं थी और बहुत कम है, समझ में आ रही बात। लेकिन बेंजीन में एरोमेटिसिटी के कारण बहुत ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये एक्सपेरिमेंटल दिमाग में रखिएगा, ठीक है, वैल्यूज नहीं, बस आपको ऑर्डर क्लियर हो गया। हाँ, इसके अलावा और भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, नहीं वहां इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बढ़िया किताबों में डिस्कशन आता है, इसलिए हम लोग ने डिस्कस कर लिया, इस पे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आप रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे आते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजनेशन ये डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म में, ठीक है, रिएक्शन हमारा क्या है, मेटल सरफेस की बात किया जाए पहले, ठीक है। ये आपका मेटल सरफेस है, सपोज प्लेटिनम है, सॉलिड, इस पे हाइड्रोजन आके सेटल डाउन करता है, ठीक है, हाइड्रोजन आके सेटल डाउन करता है, ठीक है। अच्छा, पहले समझ लीजिए, फिर लिखिए, हाइड्रोजन मेटल सरफेस पे आके बैठता है, सेटल डाउन करता है, और कंसंट्रेशन मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन का बढ़ जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। हाइड्रोजन H2 इज एडजॉर्ब्ड एट मेटल सरफेस, ठीक है। सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ने को एडजॉर्प्शन बोला जाता है। अच्छा, साथ ही साथ दो काम होता है, एक तो सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं, इसलिए आपस में बॉन्ड क्या होता है, कमजोर हो जाता है। तो हाइड्रोजन का वैसे बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन होने वाला भी नहीं, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा,
ठीक है। बॉन्ड क्यों कमजोर हुआ उसके लिए अलग अलग हाइपोथेसिस दी जाती है। एक हाइपोथेसिस है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ इंटरेक्ट किए, मेटल सरफेस के साथ, आपस का इंटरेक्शन कम हो गया। दूसरा, इससे बेटर हाइपोथेसिस दिया जाता है कि मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो सिग्मा इसका ऑक्यूपाइड है, सिग्मा 1s क्या है, फुल फिल्ड है, क्या खाली है, सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार खाली है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, सिग्मा स्टार में जाते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, घट जाता है, बॉन्ड कमजोर हो जाता है। ये बेटर हाइपोथेसिस आती है, ठीक है। चलिए फिलहाल जो भी है बॉन्ड कमजोर हो चुका है, ठीक है, बॉन्ड इज वीकेंड लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद देखा जाए, इसके बाद मेटल सरफेस पे, ठीक है, बॉन्ड हम लोग का कमजोर हो चुका है या टूट रहा है, इसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, ठीक है। इसके बाद एल्कीन आता है रिएक्शन करने। तो एल्कीन एक स्पेसिफिक तरीके से आएगा, स्पेसिफिक तरीके से कहने का मतलब कि एल्कीन है तो प्लेनर, ठीक है, लेकिन हम बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में उसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन मतलब ये एक्स, आपकी तरफ जेड, एक्सजेड प्लेन, ठीक है, एक्सजेड प्लेन में हमने बनाया इसको, ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में बनाया ऐसे, ठीक है। तो इसका जो पी ऑर्बिटल है, जो पाई बॉन्ड बना रहा है, जो कि प्योर है, समझ में आ रही बात, उसको कहां रिप्रेजेंट करेंगे तब, बोर्ड के प्लेन में। ये आपका पी ऑर्बिटल क्या हो गया, बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट हो चुका है, समझ में आ रही बात, ठीक है। पी ऑर्बिटल बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट हो चुका है, ये आपका पी ऑर्बिटल, क्लियर है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, इनके बीच बॉन्ड क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। ये पी ऑर्बिटल क्या करेगा, इसके एस ऑर्बिटल के साथ अब बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू करेगा और आपस का बॉन्ड इनका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपके ट्रांजिशन स्टेट, या इसको और सिंप्लीफाई करके हम समझाएं, बेसिकली हुआ क्या है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये मेटल सरफेस हो गया, ठीक है। मेटल सरफेस पे आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी सेटल डाउन है, कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका ये बॉन्ड आपका टूट रहा है, यहाँ भी आपका बॉन्ड टूट रहा है और इन दोनों के बीच यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट प्रपोज की जाती है, जिसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, ठीक है। तो दिस इज 4 साइडेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 4 साइडेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और रिएक्शन होने के बाद क्या हो जाएगा, फाइनली आपका स्ट्रक्चर CH2 और यहाँ आपका H और H हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करिए, एल्कीन को ऐसे क्यों बनाया है, एल्कीन को ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि p ऑर्बिटल्स हमको ऐसे दिखाने हैं, p ऑर्बिटल्स ऊपर नीचे दिखाना है, क्योंकि बेसिकली p ऑर्बिटल इसको अप्रोच करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और p ऑर्बिटल अप्रोच करने की 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो एल्कीन ऐसे सेटल डाउन करे या तो उल्टा ऐसे सेटल डाउन करे, समझ में आ रही बात। ये जो p ऑर्बिटल या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको परपेंडिकुलर अप्रोच करना है किसको, मेटल सरफेस को, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रहा है। तो पहले बना लीजिए, 1-2 पॉइंट लिखते हैं अभी। हो गया,
ठीक है, देखा जाए फिर से, एल्कीन को ऐसे बनाया तो सुविधा हो गई, पी ऑर्बिटल्स को बोर्ड के प्लेन में बनाएंगे, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर अप्रोच कर रहा है मेटल सरफेस पे, ताकि पी ऑर्बिटल्स का अप्रोच हो एस ऑर्बिटल से तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, यही होने जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दो टाइप का अप्रोच, या तो ऐसे सेटल डाउन करेगा या तो ऐसे, तभी सक्सेसफुल अप्रोच होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ऐसे अप्रोच करे तो पी ऑर्बिटल आपके ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, तब ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड अप्रोच परपेंडिकुलरली ऑन द मेटल सरफेस, इसको लिखते हैं अभी। ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है? फोर साइडेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। कोई कार्बोकैटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल नहीं बनता है मैकेनिज्म में, सिर्फ एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज। अच्छा, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो ये बना है, तो इसमें खास बात क्या दिख रही है? दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से लगेंगे ना। देखिए, हाइड्रोजन लगने की दो कंडीशन हो सकती है, या डबल बॉन्ड टूट रहा है और उसके बाद अटैचमेंट हो रहा है, तो या तो अटैचमेंट ऐसे और ऐसे हो जाए, या तो एक अटैचमेंट ऐसे हो एक ऐसे हो, ठीक है। तो ये वाला अटैचमेंट एंटी एडिशन कहलाता है और ये वाला सिन एडिशन। तो यहाँ क्या हुआ? सिन एडिशन हुआ है, ठीक है। तो सिन एडिशन ऑफ 2H, सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन हुआ है सेम साइड, ठीक है। तो इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे अभी थोड़ी देर में। सिन एडिशन होता है दोनों हाइड्रोजन का। अच्छा, अटैच करने के बाद भले ही हम घुमा दें, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है तो रोटेशन हो ही सकता है, घुमा दिया, इधर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो मतलब नहीं। सिन एडिशन शुरुआत में तो सिनी एडिशन से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बाकी तो कन्फर्मेशन आप बना ही सकते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या बताया हमने? यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन हटा के एल्किल ग्रुप लगा दें, तो एल्किल ग्रुप लगाने से यहाँ भीड़ बढ़ेगी, ट्रांजिशन स्टेट की अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक एल्किल लगा दिया, दो लगा दिया, तीन लगा दिया, चार लगा दिया, बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस से रेट घट जाएगा, ठीक है। तो यानी ट्रांजिशन स्टेट इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। या इसको दूसरे शब्दों में लिखा जाए कि अगर आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजनेशन कराने का और दो सेंटर है, किसी एक को कराना है, तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइट विल अंडरगो हाइड्रोजनेशन फर्स्ट। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लिख लेते हैं एक पॉइंट। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, rate of hydrogenation decreases with rate of hydrogenation decreases with steric hindrance. Rate of hydrogenation decreases with steric hindrance कॉमा देखिए लिखेगा, कॉमा sterically less hindered site, sterically less hindered site will undergo hydrogenation first. Sterically less hindered site will undergo hydrogenation first. Sterically less hindered site will undergo hydrogenation first. ठीक है, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। उसके अलावा हमने एक और पॉइंट क्या बताया, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या पी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर अप्रोच करते हैं मेटल सरफेस पे, लिख लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी approaches perpendicularly, pi electron density approaches perpendicularly on metal surface. Pi electron density approaches perpendicularly on metal surface. ठीक है, प्रोडक्ट बनाते चलिए।
ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। वन ही इक्विवेलेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसी एक सेंटर को चूज करिए, तो ऊपर वाला सेंटर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड है, 1 2 3 4 टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको प्रेफर हम लोग नहीं किया जाएगा। ऊपर वाले को हाइड्रोजनेशन कर दिया जाए, CH3 हो गया, और इसको एज इट इज रहने दिया जाए। स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड विल अंडरगो हाइड्रोजनेशन फर्स्ट। अच्छा एक सेकेंड, एक बात और सुनिएगा यार, देखिए ये सब क्वेश्चन क्या बड़े ही लिमिटेड स्कोप के क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक किताबें उठाएंगे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ITR सेक्शन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि जहां जहां रिडक्शन हो सकता है वहां वहां करा दीजिए, समझ मेरी बात। ये जनरल फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है, जहां जहां डबल बॉन्ड दिखेगा सबको रिड्यूस कर देंगे, ये मतलब होता है, समझ मेरी बात। हाँ, लेकिन ऐसे एकदम लिमिटेड करके बना रहा है तब आप समझ जाएंगे कि भाई ये स्टेरिक हिंड्रेंस से कोरिलेट कर रहा है, समझ मेरी बात। हाँ, यहाँ देखिए, तो यहां अगर रेट पूछा जाए तो आप ABCD हो जाएगा, ठीक है। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस से रिएक्टिविटी डिक्रीज करेंगे। ये हाइड्रोजनेशन के लिए ही बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया ABC, इसके बाद D हो गया। क्यों ऐसा आंसर बताया आपने? स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा एक चीज और समझिए यहाँ, ठीक है, उसको बनाने से पहले यहाँ समझिए, ठीक है। एल्कीन के जब रिएक्शंस लिखेंगे, ठीक है, एल्कीन के जब रिएक्शंस लिखेंगे तो एल्कीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये क्या है, ये किसी को देगा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस पे कोई भी आएगा अटैक करने तो कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, समझ में आया। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। तो इसके रिएक्शन चाहे हम HCl के रिएक्शन लिखें, चाहे Cl2 की रिएक्शन लिखें, चाहे ओजोनोलिसिस लिखें, चाहे बेयर्स रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन लिखें सब में इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ रिएक्शन करने, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा होगा। जैसे यहाँ एल्किल ग्रुप ढेर सारे लगे तो ये क्या कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन प्लस आई इफेक्ट से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, यहाँ है भाई। जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो आप देखेंगे कि जो जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है एल्कीन का, वो क्या होता है, सबसे रिएक्टिव D होगा, फिर C होगा, फिर आपका B होगा, फिर A होगा, सभी रिएक्शंस के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजनेशन ऑन मेटल सरफेस, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट करता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट हम यहाँ बोल दे रहे हैं, लिखवाएंगे तो ही आगे, लेकिन यहाँ नहीं, ठीक है। मतलब सभी रिएक्शंस में जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना तेजी से इलेक्ट्रोफाइल इस पे अप्रोच कर देगा, ठीक है। वहां स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हम लोग नहीं करते हैं, होता तो जरूर है लेकिन वो डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजनेशन में डोमिनेट करता है, इसीलिए यहाँ आंसर आपका चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ लॉजिक अलग हो गया, ठीक है। नहीं तो दिमाग में आता कि सर जैसे जैसे उधर जा रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो तेजी से रिएक्शन होगा, ऐसा भी लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ नहीं है, ठीक है, जो कि एक जनरल लॉजिक होता है। यहाँ बताइए, यहाँ R1 और R2 में ज्यादा कौन होगा, अच्छा सेम लग रहा है। तो क्वेश्चन आपसे ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड है क्या, फर्स्ट और सेकंड है क्या, सेम है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, होमोमर्स, कई ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा फर्स्ट और सेकंड का आपने स्ट्रक्चर नहीं समझा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का स्ट्रक्चर जरा समझाएं हम। पहली बात तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये तो समझ में आ रहा है ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड, भाई कोई कॉपी छोड़ा है अपनी, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहां देखिए, ठीक है, पेन भी इसमें, यहां देखा जाए ये आपका स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे है, यहां आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। बाकी बीच में एक ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, बीच में ये अटैचमेंट दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा दें तो बीच में जो ये ट्रायंगल है
खाली इसको दिखाएं, ठीक है। ये आपका अटैचमेंट ऐसे है, ठीक है। इसमें CH3 जैसे परपेंडिकुलर प्लेन वाली बात याद रखिए, CH3 और H की पोजीशन कैसे होगी, तो CH3 H की पोजीशन या तो CH3 ऐसे और ऐसे होगा, जैसे इसको हम ऐसे फिक्स कर लिए तो बाकी CH3 और H कैसे होंगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे। क्लियर है, ठीक है। तो फिर से हम इस ट्रायंगल को बनाएं, बाकी स्ट्रक्चर्स क्लियर है। तो ये अगर ऐसे है तो CH3 की पोजीशन या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है। क्लियर है। तो अगर ये है तो ये डबल बॉन्ड के क्या है, नजदीक है, और ऐसे है तो डबल बॉन्ड से क्या है, दूर है। ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ ये डबल बॉन्ड से क्या हो चुका है, पास हो चुका है, दूर हो चुका है। ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। समझ में आ रही बात, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंसेस आपको चेंज होती हुई दिख रही है, जबकि अगर वैसे तो ये है मॉलिक्यूल क्या, कायरल, इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं, कायरल है। तो अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो उसमें रिलेटिव चेंज इन डिस्टेंस नहीं दिखेगा। इसकी मिरर इमेज बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनएंशियोमर बन जाएगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि 3 ऑप्शन दे दें और कहें कि भाई इनमें ज्योमेट्रिकल कौन है या इनएंशियोमर्स कौन। तो ज्योमेट्रिकल आप पहचान ले जाएंगे क्योंकि उसमें डिस्टेंसेस क्लियरली आपको चेंज होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो 2 पॉइंट लिख लिया जाए, फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले में ज्यादा होगा, R2 ग्रेटर देन R1। ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, डबल बॉन्ड के जितना नजदीक होगा उतना दिक्कत पैदा करेगा। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे पूछ लिया जाए। जैसे ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है, ध्यान से इसका स्ट्रक्चर समझिएगा। इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये यहाँ एक कार्बन का ब्रिज है, कैसे है वो भी बता दिया, ऐसे है, ठीक है। तो इस CH3 की पोजीशन क्या हो सकती है, फिर से एकदम सिंपल, ये CH3 ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ इसकी पोजीशन देखा जाए, या ये तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, मतलब इससे पास हो सकता है या इससे दूर हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। ये पॉइंट समझ में आए, कितने, 4, ठीक है। एक कंडीशन में जब ये पास होगा इसके तब आप दूर पास कर लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए, और जब ये दूर होगा तब ऊपर नीचे कर लीजिए, तब पर भी अलग अलग डिस्टेंसेज होंगी। स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल है तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं, 4। ये अपने आप में बड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, दूसरा 4 हुए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये अगेन ये सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, इतना अगर जान गए तो इनफ है, ठीक है। बाकी कितने होते हैं ये आप आइडिया करिए कि भाई 4 होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से ही आपको आइडिया लग जाएगा, यहां से एकदम एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऐसा कंपाउंड शो करेगा, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके 4 होते हैं, ठीक है। तो इसको अगेन आप थोड़ा सा घर पे मेहनत करिएगा, समझिएगा। चलिए हम लोगों ने हाइड्रोजनेशन का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा और मैकेनिज्म का इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ किया, 2-3 इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि 4 साइडेड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड प्रेफर होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस से रेट डिक्रीज करता है, उसको बेसिस बना के हम लोगों ने सवाल किए, ठीक है। अब जो बात थी कि भाई सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन अक्रॉस पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इस पे देखते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड होंगे, सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन अक्रॉस द पाई बॉन्ड। अब इसको क्वेश्चंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसको समझा जाए, ठीक है। या मान लीजिए हाइड्रोजन की जगह यहां ड्यूटेरियम रख दें और यहां आपका CH3 हो गया। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं D2 से इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्लेटिनम हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सिन एडिशन। हेडिंग डाल लीजिए, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिन एडिशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिन एडिशन।
अच्छा, जहां भी वर्ड्स कटे इधर उधर आप लोग बता दिया करिए, ठीक है। बहुत सी जगहों पे वीडियो में ऐसा हुआ कि भाई ऊपर नीचे लिख रहे हैं, वर्ड्स कट गए, ठीक है, तो फिर फायदा नहीं है, वो वीडियो ही बेकार हो गया। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बोल दिया करिए उसको। स्टीरियो केमिस्ट्री और सीन एडिशन, ठीक है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमको पता है कि ड्यूटेरियम क्या है, दोनों सेम साइड से लग रहा है, ठीक है। तो सेम साइड से लग रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए, दोनों ड्यूटेरियम ऐसे लग गया, यहां से पाई बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड टूट गया तो ये दोनों कहां जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर ढकेलना पड़ेगा, ठीक है। और इसको यहां अटैच कर रहे हैं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा अंदर ढकेलना पड़ेगा, बोर्ड के प्लेन में तो रहेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुका है। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों को आपने क्या किया, अंदर की तरफ अटैच किया इनटू द प्लेन, ठीक है, ऐसे कर दिया, दोनों को अंदर से अटैच किया तो इन दोनों स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा बाहर बना देंगे, ठीक है। बस वही काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, देखा जाए हमने स्ट्रक्चर्स को क्या किया, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए बाहर से अटैच किया। देखिए दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक बार बना दें, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस प्रकार से हमने बाहर से अटैच कर दिया, तो बाकी ये स्ट्रक्चर्स आपके, अच्छा ड्यूटेरियम से रिएक्शन करा रहे हैं, नहीं, यहाँ ड्यूटेरियम इसलिए लिखा था H2 से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ HH लिखते तब ड्यूटेरियम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, सही कर लीजिए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, H और H, संडे को क्लास होती है आप लोग की, कल है? यस नहीं पता, चलिए देखा जाए, ये आपने बना लिया, ठीक है, उसी आइडिया से बना रहे हैं। तो ये आपका अंदर की तरफ चला गया, ये बाहर चला गया, ये आपका अंदर की तरफ चला गया, तो अंदर क्या गया, यहाँ CH3 और यहाँ क्या है आपका ड्यूटेरियम, यहाँ क्या बनाया जाए, बाहर अटैच हुआ है तो यहाँ आपका CH3 और यहाँ आपका ड्यूटेरियम, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन अंदर की तरफ से अटैच हुआ है तो ये सब बाहर आ जाएंगे, CH3 ड्यूटेरियम और यहाँ भी आपका CH3 और ड्यूटेरियम, ठीक है, इतना बन गया होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, मान लीजिए इसी स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। पहली बात तो ये दो कायरल सेंटर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, दो कायरल सेंटर है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही होगी। जो स्ट्रक्चर ऊपर है उसकी मिरर इमेज क्या है, नीचे है, तो ये आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रहा होगा, ये POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी कायरल सेंटर के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये क्या है, मीजो कंपाउंड है, ये मीजो कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसको समझने का तरीका ये है कि भाई अब हम फिशर में डील करेंगे, भाई 3 डायमेंशन में एक दो बार बनाएंगे, बाकी ऐसे काम नहीं करेंगे, फिशर बनाएंगे। तो अगर आप इसको, इस स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली सामने से देखें तो फिशर ही दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, फिशर बना हुआ है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट फिशर में कन्वर्ट कर दें, जो दिख रहा है उसको बना लिया जाए। तो क्या दिख रहा है, देखा जाए, CH3 राइट साइड में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन दिख ही रहा है, ठीक है, और वर्टिकल ग्रुप इनटू द प्लेन। तो ये आपने फिशर में कन्वर्ट कर दिया और मीजो है भी, क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका मीजो कंपाउंड है, फिशर के थ्रू भी आपने समझ लिया। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा नहीं कि दोनों कंपाउंड डिफरेंट होने जा रहे हैं, दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये कंपाउंड आपके सेम है, होमोमर्स है, सेम है। तो आप चाहें तो पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे पलट के इसके ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को उठा के ऐसे पलट दिया, ठीक है, यहीं पे पलट दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स क्या है, सेम है,
आइडिया हो गया, ठीक है। यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, यही बना है, ठीक है। यानी हम एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं इसमें कि अगर हमारे पास सिस कंपाउंड है और उस पर एडिशन हो रहा है सिन, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, मीजो बनता है। लिख लेते हैं इसको। cis compound on sin addition will give meso, ठीक है। सर अच्छा ये तो, हाँ बताइए। सर कैमरे की बैटरी चेंज करवा दीजिए। कब से ब्लिंक कर रहा है, बोलिए। हाँ 10 मिनट सर। कितना, 10 मिनट सर। 10 मिनट है, चलिए अभी चलेगा, ठीक है, 1-2 मिनट में कर। अच्छा एक और चीज इसमें, जैसे मीजो बनाना, एक तो आपको समझ में आ गया कि भाई सिस कंपाउंड सिन एडिशन मीजो, तो मीजो तो हम कैसे भी बना सकते हैं। जैसे मीजो बनाना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने CH3 यहाँ कर दिया, CH3 यहाँ कर दिया, ठीक है, H यहाँ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम कर दिया, ये भी क्या है, मीजो बना है, ठीक है। क्या ये दोनों सेम, हाँ दोनों सेम भी होगा, ठीक है। आपको मीजो ही बनाना है, मीजो बना लीजिए, वो सेम भी होगा, ठीक है। चाहे तो आप होल्ड करके रोटेट कर लीजिए, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, वो क्या होगा, ठीक है। आप चाहे तो CH3 ऊपर कर लीजिए, यहाँ आपका CH3 हो गया, यहाँ आपका CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ H हो गया, H हो गया, यहाँ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ये भी क्या है, मीजो, ठीक है। और ये दोनों सेम होंगे, कैसे सेम हुए, आप होल्ड करके CH3 H और यहाँ क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, सेम है कि नहीं है। या क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे होगा सेम, क्या कह रहे हैं सर 2 पेयर ऑफ एक्सचेंज। ये दोनों सेम नहीं है, पेयर ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों सेम ही होगा, तो ठीक है, डिफरेंट तो हो नहीं सकता। देखा जाए कैसे सेम किया जाए, 2 पेयर एक्सचेंज। चलिए ठीक है, पहले CH3 ऊपर ले आते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। तो CH3 ऊपर लेते आते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं CH3 यहाँ हो गया, तो H यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा। यहाँ भी CH3 क्या कर लिया जाए, नीचे कर लिया जाए, यहाँ H हो गया और यहाँ क्या हो गया, D हो गया। अब कैसे होगा, अब पूरे स्ट्रक्चर को ही घुमा दीजिए, पूरे स्ट्रक्चर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, तो आपको सुपर इम्पोज हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब भाई मीजो ये होना ही था, ठीक है। तो इसका मतलब कोई कहे कि मीजो है तो मीजो आप कैसे बना लीजिए, उसमें बस प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार तो बनाने का तरीका समझा, उसके बाद आप इसको कैसे भी बना लीजिए मीजो ठीक है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक और बात, अगर हम कह रहे हैं कि मीजो बनना है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ CH3 और यहाँ इथाइल है और हमारा मीजो बन रहा है, भाई अनसिमेट्रिकल होगा तब कहां से मीजो होगा। यानी जिस पे रिएक्शन करा रहे हैं वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, और जो ऐड हो रहा है, एडक्ट, इसको एडक्ट बोला जाता है, जो ऐड हो रहा है वो भी सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम H और D कर लें, ड्यूटेरियम और H, तो क्या ये मीजो देने जा रहा है, नहीं मीजो नहीं देगा, एक पे H एक पे D अटैच होगा। यानी एडक्ट भी सिमेट्रिकल और हमारा एल्कीन भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो जब भी मीजो कह रहे हैं तो वो अंडरस्टूड रहेगा कि भाई सिमेट्रिकल है, चारों तरफ हर तरफ सिमेट्री है, तभी मीजो की बात हो रही है। सिमेट्री जहां हटी मीजो नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, वही प्रोसेस फिर से आप पूरा फॉलो करिए। यहां हम CH3 कर दें, ये आपका ट्रांस हो गया, ठीक है, और H2 का रिएक्शन करा रहे हैं, यहां हमने ड्यूटेरियम बना दिया। पूरा प्रोसेस फिर से रिपीट करिए, 2 स्ट्रक्चर्स बनाइए। बैटरी चेंज करनी, ठीक है, आप लोग अपने से बनाइएगा पूरा।
बन गया सब, ठीक है, एकदम आसान है। ठीक है, आपने इन दोनों को कहाँ किया, अंदर भेज दिया, बाहर और बाहर अटैचमेंट किया, ये भी अंदर चला गया, या ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है अब आपको? नहीं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है। और सामने से अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको फिशर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। और फिशर नजर आ रहा है, ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, ठीक है। फिशर अगर एज इट इज हम बना दे जो दिख रहा है हमको, तो ये आपका CH3 हो गया, ड्यूटेरियम, ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और CH3, ठीक है, ये बन रहा है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, इसके बारे में ऑप्टिकली एक्टिव तो ये भी है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे पूरे स्ट्रक्चर को पलट के इसके बगल में बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप यहाँ ऐसे पलट दीजिए तो आपको इसकी मिरर इमेज दिखेगी, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल उसकी मिरर इमेज मतलब इनेंशियोमर्स का पेयर है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ सामने से देखने से ये इनेंशियोमर नहीं बना देंगे, मतलब इसका इमेज नहीं बना देंगे, आपको रोटेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो उससे बेटर है कि हम समझ गए कि जब ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर है, तो इसकी मिरर इमेज बना देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसकी मिरर इमेज बना दिया, ठीक है। लॉजिकली भी इसको समझा जाएगा, पहले बना लेते हैं। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट बना वो आपका इनेंशियोमर्स या रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने, 2। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है आपके 2 बने, पिछले वाले में एक ही बना, ठीक है। और ये है क्या, इनेंशियोमर्स, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली ये समझने की कोशिश करेगा, इसका मतलब एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने कि अगर कायरल सेंटर्स बन रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन रहा है, तो हाइड्रोजन का बाहर से लगना और हाइड्रोजन का अंदर से लगना, ठीक है, ये सेम नहीं होगा, ठीक है, ये सेम नहीं होगा। एक बार यहाँ R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो अंदर से लगेगा तो S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? बेसिकली आप एक प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर, देखिए फिर से इस बात को समझिएगा, इसको बार बार हम लोग रिपीट करेंगे। आप बेसिकली sp2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, sp3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। sp2 को जब sp3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस सेंटर की अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए तो हाइड्रोजन सामने से लग रहा है और पीछे से लग रहा है, ठीक है। तो अगर ये कायरल सेंटर हो गया तो RS दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। अगर आगे से R आ रहा है तो पीछे से अटैच हो रहा है तो S हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये जनरल पॉइंट भी हम लोग के दिमाग में रहेगा कि sp2 को अगर आप sp3 में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए अटैक फ्रंट साइड भी होगा और बैक साइड भी होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनने वाले क्या होंगे, RS कॉन्फ़िगरेशन दोनों मिल जाएगा, आपको इनेंशियोमर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो sp2 को sp3 में दोनों तरफ से कन्वर्ट किया, तो वही चीज है, हाइड्रोजन बाहर से भी लगा है, अंदर से भी लगा है, तो इसका मतलब एक बार R हुआ तो एक बार S हो जाएगा, ठीक है। और कायरल है तो इनेंशियोमर्स हो गया, ठीक है। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का कंक्लूजन क्या हुआ कि ट्रांस कंपाउंड पे सिन एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ट्रांस कंपाउंड on sin addition, trans compound on sin addition will give trans compound on sin addition will give racemic mixture. Trans compound on sin addition will give racemic mixture. Trans compound on sin addition will give racemic mixture. जैसे फिर से इसका प्रोडक्ट अगर बनाना हो, ठीक है, हमको आइडिया हो गया हम 3 डायमेंशन में बनाएंगे, तो अगर रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो मतलब इसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे बनाया जाए, हम यहाँ CH3 लिखेंगे, यहाँ CH3 ग्रुप्स कौन कौन से हो जाएंगे, H और D अटैच करना है तो ऑब्वियस सी बात है H यहाँ अटैच होगा तो D यहाँ अटैच होगा। समझ में आ रही बात? और ये क्या बन गया, कायरल हो गया तो इसकी मिरर इमेज भी बना देंगे, यही स्ट्रक्चर बनेंगे रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है? तो रेसिमिक मिक्सचर बनाना है तो यहाँ आपने ग्रुप्स रखा, उसके बाद यहाँ आप अपोजिट रखेंगे तब आपको, अच्छा अपोजिट से ये मत करिए सर, ये देखिए ये तो सिन एडिशन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम कहें, चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट मेरे ख्याल से समझ में आया आपको, ठीक है। यहाँ CH3 रखा और रेसिमिक सोच के बना रहा है,
मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सोच के बना रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव बनाना है तो डी और डी यहाँ नहीं रखेंगे, वो तो मीजो बनने लगेगा, ठीक है। अपोजिट रखेंगे, हाइड्रोजन अपोजिट रखेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, ये रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। बना लीजिए ऐसे एक बार फिर से, ठीक है। तो रेसमिक मिक्सचर आपको पता चल गया, आप कैसे बना लीजिए उसको, ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ एच एच भी लिख सकते हैं, डी डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चंस को डिफिकल्ट बनाया जाए, ठीक है, इसके सभी फॉर्मेट फॉस्टर में आपको दिखेंगे। डिफिकल्ट बनाने का मतलब, जैसे मान लीजिए सिस वाला स्ट्रक्चर ही हम ले, ठीक है, तीसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड सी, यहां आपका CH3 है, ठीक है, इसको भी लिखिएगा नहीं, H और H। आप अगर D2 से रिएक्शन करा रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है, D2 से रिएक्शन करा रहे हैं प्लेटिनम, तो ये तो वही हो गया सिस कंपाउंड सिन एडिशन मीजो, मीजो बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम मान लीजिए अनसिमेट्रिकल कर दें, यहाँ C2H5 कर दें, तब आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया, सिन एडिशन हो रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हम बना ही सकते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको क्या है कि भाई दोनों ड्यूटेरियम ऐसे ऐड हुए, ठीक है, या अंदर से ऐड हुए, ऐसे ऐड हुए तो अंदर दबा देंगे, और अंदर से ऐड हुए तो बाहर, प्रोडक्ट बन ही गया, उसको एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशन में नहीं बनाना है, वैसे डायरेक्ट लिखना है प्रोडक्ट। तो कैसे लिखा जाए डायरेक्ट, उपाय बताइए। ये कंपाउंड है क्या, कंपाउंड तो सिस है, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं। एडिशन क्या होने जा रहा है, सिन एडिशन होने जा रहा है। तो आप जैसा मीजो का लिखते थे लिखेंगे, आप सिमेट्रिकल मान के लिखिए जरा। तो सिस कंपाउंड सिन एडिशन क्या बनता था जरा बताइए। तो मीजो बनता था, तो जरा देखिए मीजो बनाने जा रहा है, ठीक है। तो मीजो बनाने के लिए हम करेंगे क्या, ठीक है, H और H को, या H और H को इधर लिख दिया, और यहाँ D और D लिख दिया। ये पूरी तैयारी किसकी हो रही है, मीजो की, जो आपने सीखा, मीजो ही बनाने जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, यहाँ CH3 हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, C2H5, ये मीजो तो हुआ ही नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसकी मिरर इमेज भी बनाइए। भाई दोनों बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर से भी लग रहा है, ड्यूटेरियम अंदर से भी लग रहा है, ठीक है। तो यानी बना क्या, बनेगा मीजो नहीं, बनेगा तो क्या, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। कपड़ा दीजिए भाई, क्या कपड़ा देखो, कपड़ा हो गया, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करिए एकदम सिंपल तरीके से। सिस कंपाउंड सिन एडिशन मीजो बनता है, मीजो ही बनाइए आप, ठीक है। मीजो बनाने के, अच्छा कोई कहे कि सर हम इस तरीके से मीजो नहीं बना पा रहा है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। कोई कहे कि सर हम यहाँ H लिख देंगे, यहाँ D और यहाँ D लिख देंगे, यहाँ मिथाइल लिखेंगे और यहाँ मिथाइल लिखने जा रहे थे, लेकिन वो इथाइल हो गया, ठीक है, ये भी सही है। समझ में आ रही बात, ये या तो ये है या तो इसका मिरर इमेज है, कोई ना कोई बना हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। तो आप कैसे भी बनाइए, लेकिन मीजो की तरह सोच के बनाएंगे। अच्छा, एक और आसान उपाय क्या होता है, आप ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को अंदर से लगते हुए इमेजिन करिए। दोनों ड्यूटेरियम अंदर लग रहा है, तो ये दोनों कहाँ आ रहा है, बाहर, ये भी बाहर आ रहा है। जो फिशर दिख रहा है उसको बना लीजिए, ठीक है। तो क्या फिशर दिख रहा है जरा बताइए हमको। तो आपको यहाँ CH3 दिख रहा होगा, यहाँ H दिख रहा होगा, यहाँ आपका C2H5, ये H हो गया, यहाँ ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, है ना। ये अंदर से लग रहा था, तो बाहर से लगेगा तो इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो बना है और वो बना है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसका मतलब, ठीक है। चेक भी कर सकते हैं, चेक करने में कोई समस्या नहीं, आप चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका क्या होगा, हम CH3 को यहाँ करेंगे, ठीक है। तो CH3 को करते हैं, जरा देखा जाए। तो CH3 यहाँ हो गया, ड्यूटेरियम यहाँ हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। C2H5 यहाँ कर देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, C2H5 यहाँ ड्यूटेरियम, और यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। सेम मतलब ये उसका मिरर इमेज बना है,
वहां इसको रख देंगे तो इसका क्या है, मिरर इमेज है, यानी दोनों बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है बात? ठीक है, ये ज्यादा आसान है वैसे। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो सबसे आसान है, अंदर से डी को आता हुआ इमेजिन करिए, ठीक है, और ये दोनों बाहर, डायरेक्ट फिशर दिख जाएगा, उसको बना दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो कैसे भी करिए आंसर आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है। चलिए, ये तो मान लीजिए सिस की बात होगी, सिमेट्री डिस्टर्ब करेंगे तो आपका मीजो नहीं बनने जाएगा। अब यही काम ट्रांस में कर लिया जाए, फोर्थ एग्जांपल में। ठीक है, यहां आपका C2H5 और यहां आपका H D2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे आसान तो यही है, अंदर से ड्यूटेरियम आ रहा है, दोनों थोड़ा बाहर आ गया, दोनों थोड़ा बाहर आ गया, वो फिशर दिख रहा है सामने से, उसको बना लीजिए, उसकी मिरर इमेज बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे आसान वाला काम कर लिया जाए। ठीक है, मिथाइल हो गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, और यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका इथाइल हो गया, इसका मिरर इमेज बना लीजिए। रेशमी मिक्सचर, अगेन रेशमी मिक्सचर बनेगा। सिमेट्री डिस्टर्ब हुई तो हमेशा रेशमी मिक्सचर ही अब मिलने जा रहा है, मीजो नहीं मिलेगा। ठीक है, या कुछ लोग और आइडिया क्या देते हैं कि जैसे ट्रांस का फॉर्मूला लिखा था उसकी तरह कर लेते हैं, ट्रांस सिन एडिशन क्या बनता था, रेशमी मिक्सचर। तो रेशमी मिक्सचर बनाया जाए, रेशमी मिक्सचर बनाने के लिए आप क्या करते थे, डी और डी अपोजिट, एच और एच अपोजिट, है ना। ठीक है, और यहाँ आप मिथाइल बना दीजिए, तो यहाँ मिथाइल ना होके इथाइल, क्या फर्क पड़ता है, मिरर इमेज बना दिया, तो ये वही बना हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे भी याद करिए, इमेजिन करके याद कर लीजिए या फॉर्मूले से देख लीजिए। ठीक है, आना चाहिए। अच्छा, इसमें लास्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई और सिमेट्री डिस्टर्ब कर दे, यहाँ फिनाइल लगा दे तो सिस ट्रांस भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और लास्ट में ये भी कि भाई एडल्ट भी सिमेट्रिकल ना रहने दे। ठीक है, तब पर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन करने को तो तब पर भी कर ले जाएंगे, वो तो एक लाइन का काम होगा। ठीक है, तो लास्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे यहाँ फिनाइल बना दें, ठीक है, और D2PT का रिएक्शन करा रहे हैं। अच्छा, आपने इमेजिन कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ड्यूटेरियम अंदर से लगा, ये दोनों बाहर, ड्यूटेरियम अंदर से लगा, ये दोनों बाहर। ठीक है, और फिशर दिख गया, सामने से बना दिया, और क्योंकि बाहर और अंदर दोनों का ऑप्शन है तो इमेज ही बना दिया, मिरर इमेज। बना लेते हैं, मिथाइल हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, फिनाइल, मिथाइल, और यहाँ आपका ड्यूटेरियम और उसका मिरर इमेज, रेशमी मिक्सचर। ठीक है, अंदर से ड्यूटेरियम लगेगा तो बाहर से भी लगेगा, तो उसका मिरर इमेज आपको मिल जाएगा। गलत हो गया, यहाँ आपका क्या है, इथाइल है। ठीक है, यानी एकदम अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होगा तब पर भी एक लाइन में आप बना लेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे यही सिंपल क्वेश्चन देगा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट में तो 4 ऑप्शन होंगे ना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन तो हम तो या तो यही दिखेगा नहीं आपको, इसको घुमा देगा। ठीक है, तो कई ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे, तो आपको चेक करना होगा कि ये कौन सा है, ये या इसका मिरर इमेज हमारे ऑप्शंस में से कौन सा है, तो वो चेक करना आपका काम है। या तो अलाइन करके करिए या RS लिख के करिए। RS लिखना हमेशा लेंथी काम होगा, तो आप अलाइन करके कर लीजिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये अगेन अगर आप डिफिकल्टी की बात करें तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं, फॉस्टर में दिए हुए बहुत डिफिकल्ट माने जाते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, आपने बनाना सीख लिया तो एक लाइन का काम है। हाँ, बाद में मैच कराना आपका काम है, ये नहीं कि प्रोडक्ट बना लिए मैच ही नहीं करा पा रहे हैं, फिर क्या फायदा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो तरीका हम लोग डेवलप करते थे, इससे पहले एक और तरीके की बात होती थी कि जैसे आप फिनाइल को यहाँ क्या मान सकते हैं, जैसे और भी क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, फिनाइल को अगर आप CH3 मान लें, सपोज फिनाइल को CH3 मान लीजिए, तो हम सिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये तो सिस हो गया, सिस दिख रहा है, तो सिस कंपाउंड सिन एडिशन क्या हो जाएगा, मीजो, तो हम मीजो की तरह बना लेंगे। ठीक है, मीजो की तरह बनाने का मतलब D और D एक तरफ बनाएंगे। ठीक है, CH3 एक तरफ बना लेंगे, और क्या है इसमें,
यहाँ आपका H है और यहाँ क्या है आपका इथाइल, और फाइनली CH3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, फिनाइल से, और उसका मिरर इमेज बना लेंगे। ये समझ में आया क्या किया हमने? ठीक है, आप फ्री हैं, किसी को सिमिलर मान लीजिए। ये आपका फाइनली फिनाइल हो गया, इसका मिरर इमेज बना लिया, ये दोनों सेम बना हुआ है। ठीक है, या दूसरा तरीका, कुछ लोग कहते हैं इस C2H5 को हम CH3 मान लेंगे, ट्रांस बना लेंगे और ट्रांस का फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रांस ऑन सिन एडिशन गिव्स रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, एक बार उसको भी बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको क्या मान लें, इसको CH3 मान लें। कई उपाय है, लेकिन सबसे आसान वाला उपाय आपके सामने है। ठीक है, अब क्या करें, ट्रांस ऑन सिन एडिशन गिव रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक बनाए तो रेसिमिक बनाने का तरीका रेसिमिक की तरह सोचिए। ठीक है, यहाँ क्या हो गया आपका मिथाइल हो गया, और यहाँ भी क्या हो गया, मिथाइल हो गया, जिसको हम C2H5 से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ आपका फिनाइल हो गया और यहाँ आपका हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और इस मिथाइल को हमने रिप्लेस कर दिया C2H5 से, और फिर इसका इमेज बना दिया। तो ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, और वो दोनों भी क्या है, सेम, सब एक ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्लियर है बात को? ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आप कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमको, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे आसान ये दिख रहा है, डायरेक्ट बनाइए प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी हम लोग ने इस्तेमाल किया कि भाई सिन एडिशन में क्या हो गया, सिमेट्रिकल कंपाउंड अगर है उस पे आप एडिशन करा रहे हाइड्रोजिनेशन, तो आपको मीजो मिलेगा, और अनसिमेट्रिकल अगर है तो उसमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। कौन सा रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा वो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 कायरल सेंटर पे टोटल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी क्या है अगर सिमेट्री ना हो तो 4, तो रेसिमिक के 2 पेयर होंगे। कौन सा बनाना है तो वो आपको इस तरीके से आइडिया करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द प्रोडक्ट in the following cases. Write down the product in the following cases. देखा जाए, जैसे इसमें क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपने हाइड्रोजनेशन कर दिया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड हट गया, हाइड्रोजन सामने से लगा या पीछे से लगा, तो 2 प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। सामने से हाइड्रोजन लगेगा तो आपका CH3 कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, या मान लीजिए CH3 अंदर की तरफ बना रहे हैं तो आपका हाइड्रोजन, सॉरी ये बाहर की तरफ है तो CH3, हाइड्रोजन अंदर की तरफ से लगा होगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी में आप ये बना सकते हैं, तो ये आपका सेम हो जाएगा। क्यों सेम हो गया, क्योंकि मीजो है। ठीक है, तो ये सेम हो गया, तो प्रोडक्ट आपका कितना है, सिंगल प्रोडक्ट मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका मीजो बनेगा और सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो जैसे इस रिएक्शन में पूछे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, तो आप क्या बोलेंगे, 1। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, गलत, प्रोडक्ट मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मीजो कंपाउंड बना हुआ है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा, तो आप समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, एक CH3 बाहर एक CH3 अंदर, ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं बन पाएगी। जब हाइड्रोजन को एक ही साइड से ऐड होना है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं आने जा रही। ठीक है, यहां बताइए, तो ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, D2 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब आप रिलेटिवली यही है स्ट्रक्चर। ठीक है, CH3 या डायरेक्ट लिख दे मीजो। ठीक है, आपने इसको इनटू द प्लेन बना दिया या यहाँ इनटू द प्लेन,
और ये आपका CH3। अगेन ये कंपाउंड क्या है, मीजो है, ठीक है। इस डायग्राम से हो सकता है उतना क्लियर ना हो, लेकिन ये कंपाउंड क्या है, मीजो है, ठीक है। जहां हाइड्रोजन है वहां आपने ड्यूटेरियम रख दिया, उससे क्या फर्क पड़ा है? यहाँ बताइए थर्ड में। सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा ये समझ में आ गया ना, ये दोनों समझ में आ गया। इसमें क्वेश्चन अच्छे बनते चले जाएंगे जैसे जैसे आप देखेंगे कि इस कंसेप्ट में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन लास्ट में काफी बढ़िया मिलने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ बताइए जरा फिर। सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, 2 प्रोडक्ट मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, कितना मिलेगा? चलिए तो यहाँ आपको हम छोड़ देते हैं, इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर से और अंदर से स्ट्रक्चर बनाइएगा, तब आपका आइडिया लगेगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। आ गया? क्या होगा ये? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर